गुड मॉर्निंग। आपका जेडी ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए, शुरू करते हैं ऑनलाइन मैथ क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ में समांतर श्रेणी। ये एक सरल अभ्यास है, बोर्ड में इस 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए आप लोग तैयार रहें और समझें और उसको फिर घर पर अभ्यास भी करें। समांतर श्रेणी। संक्षेप में इसको एपी कहते हैं। आगे हम जो भी प्रश्न करेंगे समांतर श्रेणी ना लेकर एपी ही नाम देंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एपी होती क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 संख्याओं की सूची दी है। इन संख्याओं में ध्यान से देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। दूसरी संख्या पहली संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई है। तीसरी संख्या पहले में 1 जोड़ने दूसरी में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई है। चौथी संख्या तीसरी में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें। इसमें भी ध्यान से देखिए, पहली संख्या 100 है, दूसरी 70 है, तीसरी 40 है, चौथी 10 है। दूसरी संख्या 70 पहली में -30 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तीसरी संख्या 40 70 में -30 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। इस तरह हमें जो संख्याओं की सूची मिल रही है, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर आगे की संख्या हमको मिल रही है। तो समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा हुई? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये समांतर श्रेणी की परिभाषा है। समांतर श्रेणी में प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जैसे ऊपर देखा जाए 1 2 3 4 में पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4 है। समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। पहली संख्या को प्रथम पद, कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में दूसरे पद
को A2, तीसरे पद को A3 से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, A1 प्रथम पद या उसे A कह देते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3। जिस नंबर का पद होगा A के साथ वो संख्या लिख दी जाती है। आगे चलें। समांतर श्रेणी जिस तरह बनती है उसमें जो संख्या निश्चित जोड़कर बनाई जाती है उस संख्या को सार्वंतर कहते हैं। जिस निश्चित संख्या को जोड़कर AP बनाई जाती है उस संख्या को सार्वंतर कहते हैं और इसे D से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी के सवाल जब हम करते हैं, अभ्यास करेंगे, जो भी सवाल इसमें आगे किए जाएंगे उसमें प्रथम पद और सार्वंतर D ये जरूर होना चाहिए। बिना इसके AP का कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जब हम AP के प्रश्नों को हल करेंगे तो ये देखेंगे कि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है कि नहीं। यदि दिया हुआ नहीं है तो हमें सबसे पहले इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिना A और D के AP का कोई भी प्रश्न हल नहीं हो सकता है। इस तरह इसमें इस अभ्यास को हल करने के लिए जो सूत्र आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती कितने प्रकार की है। AP दो प्रकार की होती है। पहली परिमित AP, परिमित AP संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 में कुल 4 पद हैं और अंतिम पद कौन सा है? 8। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमित AP में अंतिम पद ज्ञात होता है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या निश्चित होती है, तो पदों की संख्या निश्चित होती है तो हम लास्ट में जो आ रहा है उस संख्या को अंतिम पद कह देते हैं।
दूसरी है अपरिमित AP। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, या उसका उल्टा कर दें, विरोधाभास, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, यानी कि अनिश्चित हो। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। जब पदों की संख्या अनिश्चित होगी तो इसमें अंतिम पद नहीं होगा। इस AP में अंतिम पद नहीं होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, इसी क्रम में ये आगे चलता चला जाएगा। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसमें अंतिम पद हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये डॉट डॉट करके दिखा रहा है, इसका मतलब ये आगे ऐसी चल रही है। तो अपरिमित AP के प्रश्नों को हल करने के लिए अंतिम पद का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र हैं, वो मैं सूत्र लिख रहा हूँ, वो तुम्हें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। उस सूत्र की मदद से AP के आगे के प्रश्न हल होंगे, आगे की अभ्यास हल होगी। अंतिम पद को AN से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र बनता है इसका, अंतिम पद AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D। A और D के बारे में मैंने पहले ही बताया था परिभाषा में, दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ A बराबर प्रथम पद AP की जो पहली संख्या होगी वो A का मान होगी। D को पहले बताया था, कहते हैं सार्व अंतर। अगर AP दी हुई है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी D का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। दोनों आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि AP में निश्चित संख्याओं को जोड़ने से ही बनती है। तो इस तरह हमें D का मान मिल जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करके। N वापद कहलाता है। वापद का मतलब जो AP दी हुई आएगी उसमें वो कहेगा कि 30वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, यानी जिसके साथ वां पद लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना जिसके साथ वां पद लिखा हुआ आता है वो N का मान होता है। जैसे 25वां बोलेगा तो N बराबर हमें 25 लिखना है। तो N बराबर हम जब 25 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ N आ रहा है N को हटा के 25 लिख देंगे।
जैसे 25वां पद, तो ए एन लिखा है, तो ए एन का मतलब हुआ ए 25। तो ध्यान रखिएगा, ए के साथ 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब 25वां पद हुआ। ए के साथ 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7वां पद हुआ। ए के साथ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8वां पद हुआ। ठीक है, आगे शॉर्ट में डायरेक्ट किसी भी पद का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे इस सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये अंतिम पद का सूत्र है। अगर वो कहेगा या तुम्हें आवश्यकता हो दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरा पद का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद का अर्थ है n बराबर क्या लिखना है 2। तो n बराबर मैं 2 लिखूंगा, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, n की जगह 2 लिख दिया। a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d, तो a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया 1 यानी कि d। तो a2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस d। इसी तरह अगर तीसरा पद लिखना है, तीसरा पद, तो n बराबर क्या लिखूंगा मैं 3। तो क्या बनेगा सूत्र, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, यानी a3 बराबर a प्लस 2d। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बात है, देखो a3 निकाल रहे हैं, तो a के साथ जो संख्या लिखी हुई आ रही है उससे एक कम करके d में उस संख्या का गुणा हो रहा है। ठीक है, a तो हर एक के साथ आएगा ही आएगा। इसी तरह तुमसे पूछा जाए, इसी क्रम में तुमसे पूछा जाए तीसवां पद, तो बता सकते हो तीसवां पद कैसे लिख सकते हैं? आप लिखोगे a30 बराबर a प्लस, ठीक है, a प्लस तो लिखना ही है। अब यहाँ a के साथ 30 लिखा हुआ है, पिछले उदाहरणों में देखें तो जो a के साथ लिखा हुआ है उससे एक कम करके d में गुणा किया गया है। तो 30 लिखा है, तो यहाँ d के साथ कितने आएंगे 29, एक कम कर दीजिए 29d। तो तीसवां पद का मतलब हुआ a30 = a प्लस 29d। तो इस तरह जो भी पद वो कहता है उसका हम सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, इस अंतिम पद का जो सूत्र है इसको व्यापक पद भी कहते हैं। अंतिम पद वाले सूत्र को क्या और कहते हैं? व्यापक पद। ठीक है, तो पहली दो अभ्यास तो इसी पर ही आधारित है। अब मैं तुम्हें प्रश्न करके बताता हूँ किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे हल करना है। ठीक है, इन सूत्रों की मदद से एपी का व्यापक रूप क्या बनेगा? व्यापक रूप, प्रथम पद क्या बोला था मैंने? ए, द्वितीय पद यानी कि a2, तृतीय पद यानी कि a3 डॉट डॉट डॉट। इनके फॉर्मूले के रूप में लिखें a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d। अगर a4 होता a प्लस कितने d? 3d डॉट डॉट डॉट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d और an। ये हो गया AP का व्यापक रूप। ठीक है,
एक सूत्र तो ये है जो बहुत काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। विशेषकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एपी का कोई भी प्रश्न बिना ए और डी के संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है हमको कि उसमें ए और डी दी हुई है कि नहीं। तो डी कैसे निकालना है, सार्वंतर कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? इनको नोट करो, फिर आगे करेंगे।